धर्मवाचक धर्म की बात करने की बजाय राजनीति कर रहे हों और देश के बड़े बड़े नेता पुजारी बन गए हों, उस वक्त संविधान की बात कर रहे हैं हम, जिस वक्त वोट की चोरी हो रही हो और फिर भी कहा जा रहा है कि हम संविधान के सामने नतमस्तक हैं। सूरज कैसे पैदा हुआ, धरती कैसे पैदा हुई, चांद सितारे कैसे बने, इंसान कैसे बने, सबका जवाब जिसके पास था वो एक मोबाइल नहीं बना पा रहा है, वो पैरासीटामोल की दवाई नहीं बना पा रहा। ये भारत सोने की चिड़िया था जब इसमें बुद्ध पैदा होते थे, कबीर पैदा होते थे, जब इसमें चारवाक लोकायत पैदा होते थे, आर्यभट्ट पैदा होते थे। क्यों इस भारत में कोई गैलीलियो, कोई आइंस्टीन और कोई न्यूटन फिर नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि फिर यहाँ पर्ची कौन बनाएगा? यहाँ आइंस्टीन गैलीलियो पैदा होते अगर उनको नींबू, नारियल और हरी मिर्च से बचा लिया गया होता। उस व्यक्ति ने एक रील में मैंने देखा, कहा कि देश के रक्षा मंत्री से मैं कहता हूं कि मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरा आप इस्तेमाल करिए और देश की सुरक्षा के लिए जहां जरूरत होगी मैं जाऊंगा। और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। अपना भाई छोटा वाला जेल गया था, छतरपुर के लोगों गूगल करके पढ़ना, अपने छोटे भाई को जेल जाने से जो ना बचा पाया वो पूरे ब्रह्मांड की पर्ची बना रहा है और वो कह रहा है कि देसी गाय के गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पियो, कैंसर ठीक हो जाता है। 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ ओमवती को कृपा हो जाएगी आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A वो कहता है कि हमें देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है और नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने की बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक भारतीय दर्शन को पढ़ाने की आड़ में एक धर्म की आरएसएस वाले विचार को आपकी शिक्षा में दे रही है। तो जब उससे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो वो फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ेंगे। अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को सिलेबस में ऐड किया जा रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वविद्यालय होते ही हैं परस्पर विरोधी विचारों को पढ़ने, जानने, समझने, तर्क विवेक के लिए। शर्त केवल इतनी है कि जिस सिलेबस में जिन बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाना, उसी में गुलामगिरी महात्मा फूले की और एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अम्बेडकर की भी पैरेलल सिलेबस में लगाना, उसके बाद मनुस्मृति पढ़ाना। यानी जहां बीमारी वहीं इलाज, दोनों मिल जाएगा। तो इससे अच्छी शिक्षा क्या होगी? संविधान नहीं था तो बराबरी नहीं थी, और इस बराबरी से जिसको दिक्कत है कि जिनको हमने पैरों से पैदा किया वो बराबरी में कुर्सी लगा करके बैठते हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो वो संविधान को बार बार बदलने की बात करते हैं। इसी देश में मध्य प्रदेश के न्यायालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लग पाई, विरोध किया गया, और अब विरोध यहां तक पहुंच गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर थोड़े ही संविधान बनाए हैं, संविधान तो वीएन राव ने बनाया है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उन्हें मैं इस शेर से आगाह करना चाहता हूं कि एक वक्त तक ही बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहा जा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान आप इतना करने लगो, उन्हें छोटा करके अपने लोगों को बड़ा करने की कोशिश में इस देश के बहुजन जाग न जाएं। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं उनसे 3 सवाल पूछना नागपुर के लोगों। पहला, संविधान बड़ा कि मनुस्मृति? दूसरा, SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण सही है या गलत? तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर बड़े कि कोई और? क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ा मानते हैं? क्या वो संविधान को मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं? क्या वो आपके आरक्षण का समर्थन करते हैं? जब वो आपके सारे चीज के विरोध में है तो उनकी कथा सुनने कौन सबसे ज्यादा जाता है? इसलिए ऐसे वक्त में हम संविधान पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पर जूता मारा गया, और जूता मारने वाले को भी इस देश में सोशल मीडिया पर मसीहा बना करके उसे भी डिफेंड करने वाले लोग शर्मनाक तरीके से खड़ा हुए, और हमारा बहुजन समाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे एक दलित गवई साहब को सम्मान नहीं दिला पाया। और दुनिया में जब कोविड से लड़ा जा रहा था तो भारत में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ कोरोना नहीं होगा, अगर देसी गाय के गोबर को अगर शरीर पे लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, और इस तरह से कोरोना से बच जाएंगे। देखिए नहीं आपने वो वीडियो, देखा करिए, ताकि गांव में जो अंधश्रद्धा वो कैसे चल रही है, बीमारी हम भी पहचाने। और मैं तो यूपी बिहार के आसपास से आता हूँ, पहला कोरोना माई का मंदिर बना था बिहार में, बाद में बंद हो गया क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं चला। हर गांव में सुबह 2 तरह के बच्चे गांव से बाहर निकलते हैं। एक वो बच्चे जो अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छी वैन आती है उनके घर पर, और अच्छे माहौल में परिवार से निकलकर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। और उसी गांव से दूसरे बच्चे जो कंधे पर झोला लेकर के
मेहनत करने, मजदूरी करने उसी गांव से बाहर निकलते हैं। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना था उसी उम्र में बच्चे काम पर जाते हैं। ये भारत की तस्वीर बनी है। इसके बाद आप कहते हो क्या विश्व गुरु बन जाओगे? चीन जो है डीप सीक का डेवलपमेंट कर रहा है, कोई चैट जीपीटी बना रहा है। जापान अपने हर क्लासरूम को डिजिटली साउंड कर रहा है, कंप्यूटर के नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और भारत में नया गुरुकुल बनाने की तैयारी कर ली गई है। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज। 4 दिन पहले एक शंकराचार्य को बुलाया गया, सारे प्रोफेसर जमीन पर बैठे थे, ऊपर कुर्सी पर शंकराचार्य बैठ करके कह रहे थे भारत महान देश है और इस महान देश का सबसे महान ग्रंथ मनुस्मृति है। ये विश्वविद्यालय में हो रहा है। तुम हवन करा रहे हो, तुम शाखा लगवा रहे हो। तो एक विश्वविद्यालय में अगर हवन कर लिया और गूगल करके जाके देखना, कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है कि तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नमाज कैसे पढ़ सकते हो, तुम हवन करा सकते हो, तुम एक धर्म का प्रचार कर सकते हो केवल इसलिए कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है। फिर यह संविधान का अपमान है। हमें वैज्ञानिक चेतना का भारत बनाना है, हमें किसी से विरोध नहीं है। आप कह रहे हो कि गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है, हम कभी आपका विरोध नहीं कहेंगे। खूब गोबर खाइए, हम तो किसान परिवारों के लोग हैं, कम पड़े तो बताइएगा, सप्लाई किसान कर देंगे। कि जब शिक्षा बर्बाद हो रही थी तो कोई प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी कुर्बान करके भी आने वाली पीढ़ियों को बता गया कि बचा सकते हो तो अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचा लेना, अगर नहीं बचा पाओगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मैं यहां पर ऐलान करता हूं कि लहू के आखिरी कतरे तक भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भारत के गणराज्य को बचाने और बनाए रखने के लिए अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछले वक्ता के बाद कहना, उनकी सारी बातें लगभग मैं समझ गया। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश या उधर की तरफ होते तो इतनी ही बात में 2-4 मुकदमा तो हो ही जाता। और हम लोग वो सब झेल रहे हैं, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है। संविधान दिवस मना रहे हैं हम, और ऐसे वक्त में संविधान दिवस मना रहे हैं जिस वक्त में देश ही नहीं दुनिया को जिस संविधान पर नाज होना चाहिए कि उसने उस देश को एक मुकम्मल सबका बराबरी का देश बनाने का रास्ता सुझाया, और उसी देश में संविधान को बदलने की कोशिश करने वाले हुकूमत कर रहे हो। संविधान जलाने वाले जेल में नहीं हैं, संविधान बदलने की बात करने वाले बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, और संविधान बचाने की रैली में कुछ कुर्सियां अभी भी खाली पड़ी हैं। जिन्हें यहां होना चाहिए वो अभी किसी भ्रम में कहीं और हैं, इसीलिए संविधान मुश्किल में है। ना किसी को कमतर न महान लिखा, न किसी को कमतर न महान लिखा, न किसी को हिंदू, सिख, बौद्ध या मुसलमान लिखा। मिटाकर सारी गैर बराबरी, भेदभाव को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा। और इसीलिए संविधान इतना महत्वपूर्ण है कि यह बराबरी की बात करता है। सब बराबर होंगे, और सब बराबर होंगे, उस बराबरी का जश्न उस किताब के बहाने हम यहां मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे परिचय में अभी बहुत शानदार तरीके से आप सब ने जो भूमिका तैयार की, मैं उसे अपनी हिम्मत मानता हूं। आजमगढ़ यूपी का रहने वाला व्यक्ति जो दिल्ली में रह रहा हो और नागपुर में आकर के संविधान सभा में अपनी बात रखने आया हो, ऐसे ही भारत की कल्पना बाबा साहब ने की थी। और अगर वो संविधान न होता तो ये मुमकिन न होता कि हम आज यहां पर खड़े होते और आपके बीच में संविधान को याद कर रहे होते। मगर किस वक्त हम संविधान को याद कर रहे हैं? जब हवा जहरीली हो चुकी है। नागपुर आया हूं तो कुछ सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि इतनी साफ हवा अब दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में हम लोगों को जहरीली हवा लेने की अब आदत लग चुकी है, और कुछ दिन पहले तक शोर भी टीवी पर मचता था कि हवा जहरीली है, मगर हुकूमत बदल गई तो वो जहरीली हवा भी ऐसा लग रहा है कि पवित्र हो गई है, इसलिए अब उसे कोई सवाल नहीं करता। ऐसे वक्त में संविधान को याद करना, जब हवा जहरीली हो गई हो,
पीने लायक पानी भी हर व्यक्ति को साफ नहीं मिल पा रहा है। खाने के खाने में पनीर और दूध तक में मिलावट जिस वक्त जारी हो, नदियां नहाने लायक न हो और साफ खाना खाने लायक सबको मुनासिब न हो, पेट्रोल डीजल तक में मिलावट हो, ट्रेनें पटरी से उतर जाएं, प्लेन क्रैश हो जाए, रुपए की कीमत अब तक के इतिहास में सबसे बुरे हालात में पहुंच गई हो, गरीबों के लिए अस्पताल में दवाई नहीं मिलते, अनपढ़ भारत के लिए शिक्षा कलम किताब नहीं मुहैया है, स्कूल खोले जाने के दौर में स्कूल बंद किए जा रहे हों, अमीरों के जेवरात सस्ते हो रहे हों, कलम किताब महंगी हो रही हो, बेरोजगारों को नौकरी मांगने की बजाय धर्म बचाने के काम में लगा दिया गया हो, कथावाचक धर्म की बात करने की बजाय राजनीति कर रहे हों और देश के बड़े बड़े नेता पुजारी बन गए हों, उस वक्त संविधान की बात कर रहे हैं हम, जिस वक्त वोट की चोरी हो रही हो और फिर भी कहा जा रहा है कि हम संविधान के सामने नतमस्तक हैं। इसलिए हम ऐसे भारत में बात कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त का निजाम अपने लिए बॉलीवुड से गाना बनवाता है कि जिल्ले इलाही हैं तो मुमकिन है। हम कह रहे हैं कि इस देश में सबको न्याय और समता बाबा साहब का संविधान है तब मुमकिन है, किसी व्यक्ति के रहने से मुमकिन नहीं है। तो इतने विरोधी दौर में हम संविधान की बात करने आए और मेरा विषय नई शिक्षा नीति है। मेरे पहले जो प्रोफेसर बोल रहे थे वो अभी भी नौकरी में होंगे और मैं 14 साल के बाद नौकरी से बेदखल कर दिया गया क्योंकि वक्त संविधान से देश चलाने का तो है मगर संविधान की बात करने पर सजा पाने का है। संविधान जलाने पर सजा नहीं मिलेगी, संविधान बदलने की बात करने पर सजा नहीं मिलेगी। अगर संविधान की बात करेगा कोई प्रोफेसर तो वो लक्ष्मण यादव की तरह नौकरी से निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो नागपुर के उस वाले संगठन के बारे में क्यों नहीं बात करता अच्छी जिसके मुखिया कहते हैं कि इस देश को मनुस्मृति से चलना चाहिए और ये हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित नहीं करना है। ये हिंदू राष्ट्र की बात करना बाबा साहब के संविधान का सबसे बड़ा अपमान करना है क्योंकि संविधान किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनाता। हम ऐसे दौर में संविधान पर बात करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं जिस वक्त इसी देश में मध्य प्रदेश के न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लग पाई, विरोध किया गया और अब विरोध यहां तक पहुंच गया है कि डॉक्टर अंबेडकर थोड़े ही संविधान बनाए हैं, संविधान तो वीएन राव ने बनाया है। और इस देश में अब भी संविधान इतना बचा है कि वो लोग बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बोल करके भी जेलों के बाहर हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का नया नया तरीका निकाले हैं कि वीएन राव को बड़ा कर दो। 75 साल हो गया संविधान लागू होने के, अब तक कहां सोए थे। अगर वीएन राव ने संविधान बनाया तो उनकी प्रतिमाएं लगनी चाहिए थी, लेकिन उनको तो अब आपको कहना पड़ रहा है। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उन्हें मैं इस शेर से आगाह करना चाहता हूं कि एक वक्त तक ही बाबा साहब अंबेडकर का अपमान सहा जा सकता है। कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आप इतना करने लगो, उन्हें छोटा करके अपने लोगों को बड़ा करने की कोशिश में इस देश के बहुजन जाग न जाएं, क्योंकि इतना अपमान सुन करके भी अगर बहुजन सोए हैं तो दोष उनका थोड़े ही है जो अपमान कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। वो तो इसी काम के लिए हैं, वो तो अपने विचारधारा का भारत बना रहे हैं जिसके लिए 100 साल तपस्या की उन्होंने।
हम और आप कहां हैं, थोड़ा मूल्यांकन हमें भी करना है। इसलिए ऐसे वक्त में हम संविधान पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुंह पर जूता मारा गया और जूता मारने वाले को भी इस देश में सोशल मीडिया पर मसीहा बना करके उसे भी डिफेंड करने वाले लोग शर्मनाक तरीके से खड़ा हुए, और हमारा बहुजन समाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे एक दलित गवई साहब को सम्मान नहीं दिला पाया। अब रिटायर हो गए तो वो भी बेचारे कहते हैं कि अपमान तो हमें महसूस हुआ था, मगर क्यों उन्हें ही महसूस हुआ? मिसाल के तौर पर नागपुर के लोगों, एक सवाल मेरा है और आपके माध्यम से पूरे देश से, यह संविधान दिवस मनाने का हर कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो यह सारा कार्यक्रम केवल SC ST OBC ही क्यों करता है? और उसमें भी शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज्यादा करते हैं। इस बात के लिए मैं तारीफ भी करता हूं। अभी OBC उतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कोशिश में लगे हैं, हम जगाने में लगे हैं। लेकिन यह सवाल पूछिएगा कि इस देश में संविधान दिवस वे लोग क्यों नहीं मनाते जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि वो तो संविधान को बाधा मानते हैं, और जिनको संविधान ने हक में लाया, समानता न्याय दिया, वो संविधान दिवस मनाता है। ऐसे वक्त में जब हम संविधान दिवस मनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं, तो हम एक सवाल आपके जरिए यह पूछना भी चाहते हैं कि संविधान ने किसको क्या दिया। हमारे जैसे लोग ये बात कहते हैं कि संविधान नहीं था तब भी मनुष्य पैदा होते थे। यह अलग बात है कि कोई मुख से पैदा हो जाता था, कोई भुजाओं से हो जाता था। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहुर नाम क्षत्रिया हमने नहीं लिखा है, इसलिए भावना आहत होने का ठेका हमने नहीं लिया है, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। तो संविधान नहीं था तब भी लोग पैदा होते थे, कोई मुख से, कोई भुजा से, कोई जंघे से, कोई पैर से, सही जगह से कोई पैदा नहीं हो पाया, फिर भी कहते हो विश्व गुरु है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम तो उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। आपको विदेश में अगर अपनी तारीफ करानी होती है तो तथागत बुद्ध याद आते हैं, और जब 8,000 करोड़ का जहाज भारत में लैंड करता है तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। लद्दाख में जहां बौद्धिस्ट परंपरा है उसको कहे थे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, और वहां जो राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है वो जेल में है। सोनम वांगचुक जेल में है, वो केवल अपने राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है, जो इन्होंने भी कहा था कि हम दे देंगे, वो जेल में है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, यही आप जानते होंगे विद्वान लोग, वो जेल में रहे, अभी बाहर हैं। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में रहे, बहुत सारे लोग जेल में हैं, और जिनको जेल में होना चाहिए वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ करके बहुत बड़े बड़े ओहदे संभाले हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि संविधान नहीं था तब भी इंसान पैदा होते थे, लेकिन बराबर नहीं थे। संविधान आया तो उसने तय किया कि कोई पैदा होने से ही श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होगा, कोई पैदा होने से ही सम्मानित या अपमानित नहीं होगा, कोई पैदा होने से ही बड़ा या छोटा नहीं होगा, राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और हर व्यक्ति को एक वोट और एक वोट की एक कीमत। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हम इस देश की सबसे बड़ी किताब मानते हैं, और इसलिए हम संविधान दिवस पर आज संविधान को सैल्यूट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा बहुजन समाज के लोगों, संविधान नहीं था तो बराबरी नहीं थी, और इस बराबरी से जिसको दिक्कत है कि जिनको हमने पैरों से पैदा किया वह बराबरी में कुर्सी लगा करके बैठते हैं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो वो संविधान को बार बार बदलने की बात करते हैं। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं अपने पुरखे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को। कहने वाले कहते हैं कि 32 डिग्रियां लेकर वो बाहर से पढ़ के आए, विपरीत हालातों में भी पढ़े, और सारी डिग्रियां ओरिजिनल हासिल किए, एक भी फर्जी डिग्री नहीं लिए थे। इतना पढ़ने के बाद भी जब भारत में लौटे 10 दिन नौकरी कर पाए थे। यहां प्रोफेसर की डायरी, आपको बुक स्टॉल लगा हुआ है, और मैं आऊंगा भी नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए।
कि हमें नौकरी से निकाला गया, तो मुझे वही किताब याद आ रही थी जो मैंने अपने विपरीत परिस्थितियों में पढ़ी थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जीवनी वेटिंग फॉर वीजा जब मैं पढ़ रहा था तो आंखें भर आईं। केवल 10 दिन नौकरी कर पाए, और जब पढ़कर लौटे थे तो रहने को घर नहीं दिया गया। अपना नाम और परिचय बदल करके घर में रहने के लिए जब मौका मिला तो रह रहे थे, और बाद में वो भी पता चल गया तो सामान फेंक दिया गया था और जलील करके कहा गया कि तुम हमारे घर में कैसे रह गए, तुम अछूत हो। उसके बाद वही गुजरात है, उस गुजरात में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, और उसी गुजरात में वडोदरा है जहां सयाजी बाग है, और उसी सयाजी बाग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संकल्प लिया था रोते हुए कि इतना पढ़ लिख करके जब मैं लौटा तो मेरे साथ इतना अपमान हुआ तो मेरे लोगों के साथ कितना अपमान होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो विदेश चले गए होते और बहुत शान और शौकत से जिंदगी गुजारते, इतना हुनर उन्होंने डेवलप किया था, मगर वो भागे नहीं। इसी देश में संकल्प लिया कि जब तक इस देश से जाति व्यवस्था और इस अमानवीय व्यवस्था को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नौकरी के मोहताज डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, और आज उनके वजह से लाखों लाख लोग नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मैं अपना मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानता हूं, और इसलिए मुझे अपनी नौकरी जाने का कोई बहुत गम नहीं है। हम तो पढ़े लिख करके आजमगढ़ में किसान परिवार में पैदा हुए, खेती बाड़ी करते थे हमारे पुरखे, कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी साहब, भैंस चराते, गाय चराते, दूध दुहते और उसे बेचते, कोई पढ़ नहीं पाया होगा। अपवाद में मैं भी पढ़ करके जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, मेरे ही प्रोफेसर ने कहा कि ये अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। यहीं से मैं नई शिक्षा नीति पर आ रहा हूं। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे वो पिएगा वो दहाड़ेगा, और हम लोग पढ़ लिख करके यहां खड़े हैं, हमने कभी नाली के गैस से चाय नहीं बनाई, इसलिए हमारी कोई भी बात तथ्य और तर्क के बिना नहीं होगी। हम जो भी कहेंगे आंकड़ों के हिसाब से कहेंगे। और इसलिए मैंने अपनी किताब में लिखा कि जब पढ़ के यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, पीएचडी किया, 14 साल प्रोफेसर रहे। बीच में हमें लगता था कि हमारे घर वालों ने मेहनत की इसलिए हम पढ़ लिख करके वहां पहुंचे, और जब हमने अपने विचारधारा को जाना तो हमने ये पाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न होता और संविधान के मुताबिक मंडल कमीशन न होता तो मैं आजमगढ़ में कहीं गाय भैंस चरा रहा होता, यूनिवर्सिटी टॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कभी नहीं बन पाता। यह बात मैं आज भी इस मंच से दोहराता हूं, इसलिए संविधान को मैं अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूं, और इसलिए संविधान ने हमें कलम और किताब हमारे हाथ में पकड़ाई थी। संविधान नहीं था तो उनके किताबों में लिखा है, उन्हीं किताबों में जिसको वो संविधान को हटा करके इस देश पर थोपना चाहते हैं। जो कथावाचक आजकल बैठ करके कहते हैं, उनकी आंख नहीं है, मैं उनको पूरे सम्मान से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ खराब किए होते हो तभी ऐसी कोई सजा मिलती है, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और वो व्यक्ति टेलीविजन पर बैठ करके बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो मनुस्मृति को कभी नहीं जलाते। हां, सही है कि तुमने संस्कृत नहीं पढ़ने दिया था, मगर फिर भी विदेश जाकर के बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत पढ़ा और किताब लिखी है, चाहे वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, चाहे वो रिडल्स इन हिंदुइज्म हो, हर किताब को हुअर शूद्रास भी लिखी है, और किताब लिख करके बताया कि मनुस्मृति जैसी किताब को जलाना ही चाहिए, और वही काम हमारे पुरखे ने किया। और हम आज भी यहां संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर मनुस्मृति को कभी लागू नहीं होने देंगे, और भले ही अकेले हम रह जाएं लेकिन मनुस्मृति के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और यह क्यों जारी रहेगी? क्योंकि उसी मनुस्मृति में लिखा है असूर्यम पश्चाम महिलाएं होनी चाहिए, बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन होनी चाहिए। महिलाओं को आजादी देने की बात संविधान ने कही, और तुम मनुस्मृति लागू करना चाहते हो। उसी मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या लिखा है? जो गुनाह शूद्र करे उस पर उसे सजाए मौत भी हो सकती है, और वही गुनाह मुख से पैदा होने वाले लोग करें तो उन्हें माफ कर देना चाहिए और कहा जाए कि यहां से जाकर कहीं और बस जाओ। वो मनुस्मृति तुम लागू करना चाहते हो।
और उसके लिए कहते हो डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा नहीं था मनुस्मृति। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ा था और हमने भी पढ़ी है, कभी मौका मिले तो उस पर भी डिबेट करने को तैयार हैं। हम लोग कैमरों से डरते नहीं। अभी हमारे प्रोफेसर कह रहे थे कि वो पूजा करने जाते हैं जिले इलाही तो भी कैमरा लेकर के जाते हैं। ऐसे कैमरा जीवियों को भी एक निमंत्रण होना चाहिए। और मैं नई शिक्षा नीति के जरिए भी कह रहा हूं, अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति को सिलेबस में ऐड किया जा रहा था, सिलेबस में डाला जा रहा था कि मनुस्मृति को भी पढ़ाया जाए क्योंकि वो पहली कानून की किताब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वविद्यालय होते ही हैं परस्पर विरोधी विचारों को पढ़ने, जानने, समझने, तर्क विवेक के लिए। शर्त केवल इतनी है कि जिस सिलेबस में जिन बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाना, उसी में गुलामगिरी महात्मा फूले की और एनिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब अंबेडकर की भी पैरेलल सिलेबस में लगाना, उसके बाद मनुस्मृति पढ़ाना। यानी जहां बीमारी वहीं इलाज, दोनों मिल जाएगा तो इससे अच्छी शिक्षा क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि चलो तुम नहीं जलाना चाहते मत जलाओ, पढ़ने दो पूरे भारत को, लेकिन साथ में गुलामगिरी भी पढ़ने दो। और मेरे पुरखे ने सवाल पूछा कि अगर मुख से पैदा हुए थे तो गर्भ कहां ठहरा था। मैं नहीं कह रहा हूं, गुलामगिरी में महात्मा फूले कह रहे हैं। वही महात्मा फूले जिनकी मूर्ति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ महीने पहले बनवाई है। और महाराष्ट्र के लोगों, मैं जब आपके यहां आ रहा था तो मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था और रिसर्च में मिला कि 26 नवंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम। अभी गूगल करके पढ़िएगा। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हे बाबा साहब, आप नहीं होते तो आज ये संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं होता तो कैसे हमने इस संविधान को लागू किया वो काम ना हो पाता। और संविधान जब बना तो इसी संविधान के बनने के बाद जो लोग एक जमाने में नक्सली बन गए थे, जिन लोगों ने एक समय में संविधान का विरोध किया था, वे नक्सली भी अब सरेंडर कर रहे हैं। और हम संविधान को इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं कि संविधान ने अब इस देश को समता और संपन्नता का रास्ता दिखाया है। और चिट्ठी खत्म हो गई। मैं इंतजार कर रहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी चिट्ठी में आगे बोलते कि हे बाबा साहब, हम आरएसएस के लोग माफी मांगते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जैसे ही यह संविधान अधिनियमित आत्मार्पित हुआ था, 3 दिन बाद हमारे ही संगठन ने पहली बार संविधान का विरोध किया था। हम माफी मांगते हैं बाबा साहब कि हमारे संगठन की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में यह लिखा है कि यह संविधान तो ठीक नहीं है और हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। हम माफी मांगते हैं बाबा साहब कि 1960 और 66 तक उस संविधान के खिलाफ पैरेलल संविधान बनाने की शुरुआत इसी देश में हो गई थी। हम माफी मांगते हैं बाबा साहब कि 1990 और 95 के बीच उसी संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करने की शुरुआत हुई थी। हम माफी मांगते हैं बाबा साहब कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो संविधान की समीक्षा करने का आयोग हमने बनाया था। हम माफी मांगते हैं बाबा साहब कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए हमारे ही कुछ नेताओं ने नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, ताकि संविधान बदलना है, और हमने सारे ऐसे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब हम कहते हैं कि अब ये मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा और अब ये देश संविधान से चलेगा। जो मनुस्मृति की बात करेगा हम उसे जेल में डालेंगे। इसलिए हे बाबा साहब, आज हम संकल्प लेते हैं कि मनुस्मृति की बात करने वाले हर व्यक्ति को जेल में डालेंगे। मैं इंतजार कर रहा था कि वो चिट्ठी यहां तक पहुंचती, मगर अफसोस कि वो चिट्ठी खत्म हो गई। उस चिट्ठी में आगे कोई बात थी ही नहीं। महाराष्ट्र के लोगों मजबूरी है कि ज्योतिबा फूले की जयंती और पुण्यतिथि पर वो भी फूल और माला डालते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर, और दीक्षा भूमि जहां यहीं बगल में इतना पवित्र स्थल है, देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार आरएसएस मुख्यालय आए थे तो पहले दीक्षा भूमि में माथा टेके थे। बहुजनों, एक बात याद रखना, बाबा साहब ने इशारे में ही बता दिया था कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं किताबों में मिलूंगा। और किताबों को पढ़ने की बजाय अगर हमने बाबा साहब को मूर्ति में कैद कर दिया तो ये सारे लोग हमारे
कम पढ़े लिखे लोगों को धोखा देने के लिए बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, उस पर माला पहनाएंगे, जय भीम भी बोलेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को भीतर से खोखला भी कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे और संवैधानिक मूल्यों और उसूलों को खत्म करके शिक्षा और रोजगार, दो ही जगह तो आरक्षण है, दोनों खत्म कर देंगे और जोर से बोलेंगे जय भीम। अब यहीं से मैं अपनी शिक्षा वाली बात शुरू कर रहा हूं और वो ऐसा कर रहे हैं कैसे, यही बात मैं आपसे कहने आया हूं। मुझे पता है कि खाना खाने के समय व्याख्यान हो रहा है, लेकिन आप लोग भूखे तो नहीं है? विचारों की भूख होनी चाहिए। ये वाला पेट तो रोज भरता रहता है। इतना मेहनत से 3 महीने मेहनत हुई इस कार्यक्रम को करने में। पूरी आयोजन समिति बैठी है। एक छोटा सा निवेदन आयोजन समिति से कि उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, सब लोग आयोजन समिति के, और बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जैसे कार्यक्रमों की जरूरत हमें उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बुलडोजर बहुत ज़्यादा है और ऐसे कार्यक्रम कम हो गए हैं। वहाँ जरूरत है, वहाँ कथावाचक भी ज़्यादा हैं। अभी मैं आ रहा हूं कि कैसे वो साइंटिफिक, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि संविधान का मतलब है साइंटिफिक टेम्परामेंट, और उसी के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन आयोजन समिति के लोगों, आपकी आयोजन समिति में कुछ नौजवानों के चेहरे और दिखें तो बेहतर होगा, ताकि अगली पीढ़ी को हम और मेहनत से समझा पाए। नारा लगाया गया कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नारा लगाया गया कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन विश्व गुरु का नारा एक तरफ लग रहा था और दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति लागू हो रही थी, जिसमें गुरुओं को भी ठेके पर रखने की शुरुआत कर दी गई थी, और उसी शिक्षा को उन्हीं मित्रों के हाथों बेच दिया गया था जिनको बिहार के भागलपुर में 1 रुपए में 33 साल के लिए कई एकड़ जमीन बेच दी गई थी, जिनको रेल बेच दी गई, जिनको बैंक बेच दिया गया। शिक्षा नहीं बिकी थी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में भाषण देते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पूरा निबंध पढ़ने लायक है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक को कलम और किताब मुहैया कराएगा। किसी की जेब में पैसा है या नहीं, किसी की जाति श्रेष्ठ है या नहीं, किसी कोई शहर में रहता है या गांव में, किसी के पहले कोई शिक्षित हुआ है या नहीं, कोई गरीब है कोई अमीर है, क्या कोई SC ST OBC है, इन तमाम भेदभावों के मुताबिक अगर शिक्षा मिलना तय हो गया तो हर व्यक्ति के हाथ में कलम और किताब नहीं पहुंचेगी। इसलिए शिक्षा देना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य की जिम्मेदारी। और राज्य अपना पैसा खर्च करेगा और निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने भाषण में बाबा साहब ये कहते हैं कि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा जनता का है। तो जनता का पैसा जनता के ऊपर 2 ही चीज के लिए फ्री अगर खर्च करना हो तो एक पढ़ाई के लिए और एक दवाई के लिए खर्च करना चाहिए। और समाजवादी आंदोलनों के नारे लगा करते थे कि 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। यानी पढ़ाई और दवाई मुफ्त होनी चाहिए। जेब से न तय हो कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, पहले किताब से तय होता था। वही मनुस्मृति। फला लोग अगर गलती से भी उनके कान में वेदों की ऋचाएं चली जाएं तो कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। सुनने में भी कितना खराब लगता है, उन्हें शिक्षा नहीं मिल सकती। और बाबा साहब अंबेडकर जिसे तीसरा गुरु मानते थे, उन्होंने 3 जनवरी 1848 को इसी महाराष्ट्र के दूसरे इलाके पुणे भिड़ेवाला में जब पहला स्कूल खोला, और उस समय स्कूल खोलने के लिए 2 ही लोगों को चुना था। महिलाओं को भी शिक्षा से वर्जित किया गया था और अछूतों को। उन्होंने जब उनके लिए स्कूल खोला तो एक किताब का नाम बता रहा हूं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि कुछ भी बोल दूंगा। जो कहूंगा तथ्य और तर्क से कहूंगा, ताकि आप क्रॉस चेक कर लीजिए। किताब का नाम है इनकैर्नेशन और इसके राइटर का नाम है सुनील खिलनानी। उन्होंने महात्मा फूले पर एक चैप्टर लिखा है और उसी चैप्टर में उन्होंने लिखा है कि जब वो स्कूल खोला गया, बाकी धनंजय कीर से लेकर के तमाम लोगों की जीवनी है और महाराष्ट्र सरकार ने खुद महात्मा फूले के सारी राइटिंग्स को पब्लिश किया, उसमें भी पढ़ा जाना चाहिए। जब स्कूल खोला गया तो महाराष्ट्र पुणे के भिड़ेवाला के इलाके में
बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा है, ये शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा देने का काम जो व्यक्ति कर रहा है ये पाप कर रहा है। वही लोग जाकर पिता को भी समझा देते हैं। और वही गोविंद राव, उन पर एक फिल्म भी बनी थी पिछले दिनों, फूले। सिनेमा उनके हिसाब से जब बनता है तो घोर नफरती प्रोपोगेंडा भी हो। कश्मीर फाइल, केरल फाइल, ये फाइल वो फाइल बना दो, टैक्स फ्री करके दिखाते हैं। और जब फूले सिनेमा बन रहा था तो उसमें कितनी बार कैंची चली सेंसर बोर्ड की, अगर भूल गए हो तो फिर बधाई हो। संविधान बदल के मनुस्मृति वाले राज के लिए हम और आप भी तैयार हो रहे हैं। हम अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर हमको उनको दोष क्यों देंगे। महात्मा फूले के ऊपर इन्हें फिल्म बनी थी और उस फिल्म में वही सीन काटा गया कि सावित्रीबाई फूले जब स्कूल जा रही हैं पढ़ाने तो कचरा, मैला और गोबर फेंका जा रहा था। तो लोग यहां आंदोलन कर दिए कि ये तो हमारी भावना आहत हो गई, हमारा अपमान हो रहा है, जबकि ये इतिहास है, तुमने किया है ऐसा। अमेरिका में महात्मा फूले ने जब गुलामगिरी लिखी, स्लेवरी, तो उन्हें किनको समर्पित की है? नागपुर के बौद्धिक लोगों जरा बताना जोर से, ये गुलामगिरी किसको समर्पित की है, किसको डेडिकेट की है? अमेरिका के व्हाइट्स को की है, ब्लैक को नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि जब ब्लैक्स मूवमेंट कर रहे थे कि नस्ल भेद बुरी चीज है, तो अमेरिका के व्हाइट्स ने ब्लैक को यह नहीं कहा कि यह देश विरोधी है, पापी है, इसको देश से निकालो, ये हमारे यहां नस्ल भेद पैदा कर रहा है। जैसे भारत में कोई जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है तो कहते हैं कि इन्होंने जातिवाद कर दिया, आरक्षण दे दिया। आज भी किसी मुखस से जायते से पूछिए तो वो यही कहेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत गलत किया, आरक्षण से ये देश बर्बाद हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? अमेरिका के व्हाइट्स ने कहा कि हां, हमारे पुरखों से गलत हुआ, रास्ते पर चलने के लिए अलग अलग थे, व्हाइट अलग रास्ते से चलते थे, ब्लैक अलग रास्ते से चलते थे। और महात्मा फूले ने जब वो इतिहास पढ़ा था, अमेरिका को 2-2 गृह युद्ध झेलना पड़ा था उसके खिलाफ। और अभी कोविड के बाद की बात है शायद, एक ब्लैक व्यक्ति, एक व्हाइट पुलिसमैन, अगर आपने देखा हो, घुटने पर बैठ करके उसके गर्दन को दबाता है, मारता है, और वो व्यक्ति ब्लैक जो होता है वो मर जाता है। पूरे अमेरिका में आंदोलन खड़ा हो गया, ब्लैक सड़कों पर उतर गए कि इतना बड़ा समाज बदल गया, ब्लैक व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बन गया, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं रोका। तो व्हाइट्स ने उनको ताने नहीं मारे थे, उनको अपमान और जलील नहीं किया था, उनके साथ गूगल करके भी देखना, घुटने पर बैठ करके माफी मांगी थी कि हां, हमारे पुरखों ने जो व्हाइट्स थे आपके पुरखों के साथ गलत किया, हम उसकी माफी मांगते हैं। और एक व्हाइट हाउस में ब्लैक को राष्ट्रपति भी बनाया गया। और आज अमेरिका डाइवर्सिटी इंडेक्स निकालता है कि अगर ब्लैक की आबादी हमारे राज्य में जितनी है उतनी आबादी पूरे अमेरिका को चलाने में है कि नहीं है। अमेरिका बदल गया। हमारे देश में जो जाति जनगणना की मांग करता है उसे ही जातिवादी कह दिया जाता है। महात्मा फूले को कौन पढ़ता है? अंबेडकर को कौन पढ़ता है? और यही सारे आज सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि आरक्षण से यह देश बर्बाद हो गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए और खुश हूं क्योंकि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में लक्ष्मीबाई कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है, जिसके प्रिंसिपल अपनी दीवारों पर गोबर लीप रही थी गाय का, क्योंकि कह रही थी अगर एसी नहीं होगी तो गाय के गोबर से मेरा क्लासरूम ठंडा होगा। यह आरक्षण ने किया है। बताओ, अगर आरक्षण नहीं था तो तुम्हारे विश्वविद्यालय कितने टॉप रैंकिंग में दुनिया में थे? कहीं नहीं थे। तो जब महात्मा फूले ने स्कूल खोला तो उनका विरोध किया गया। स्कूल खोलने का विरोध हुआ है और यह फिल्म में दिखाया गया। शिक्षा मिलने का रास्ता जब वहां से शुरू हुआ, तब उस रास्ते से चल करके आगे बढ़ करके लोग पढ़ने लगे और संविधान ने रास्ता दिया। बाद में जब महात्मा फूले ने स्कूल खोला, उसके बाद वो कारवां आगे बढ़ा। बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आना चाहता हूं। जब संविधान बना तो शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी, इसलिए सरकारी स्कूल खोले गए। सरकारी स्कूल में फीस नहीं ली जाती थी, नाम मात्र की कहीं कहीं होती थी। सर्व शिक्षा अभियान खोला गया, हर गांव में स्कूल खोला जाए इसकी कोशिश की गई। और सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे। और जैसे जैसे भारत जब गरीब था तो मुफ्त में शिक्षा देता था। धीरे धीरे जब भारत अमीर होने लगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने लगा,
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। अब मैं एक एक करके जरा इसका उदाहरण आपको दे देता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी? जब दुनिया में कोरोना आया था, कोविड से लड़ रहा था इंसान, और दुनिया में जब कोविड से लड़ा जा रहा था तो भारत में कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि हमारे यहां कोरोना नहीं होगा, अगर देसी गाय के गोबर को अगर शरीर पे लीप लेंगे तो कोरोना नहीं होगा, और इस तरह से कोरोना से बच जाएंगे। आप देखिए कि नहीं, आपने वो वीडियो देखा करिए, ताकि गांव में जो अंधश्रद्धा जिसकी बात अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो कैसे चल रही है, बीमारी हम भी पहचाने। और मैं तो यूपी बिहार के आसपास से आता हूं, पहला कोरोना माई का मंदिर बना था बिहार में, बाद में बंद हो गया क्योंकि बिजनेस ठीक नहीं चला, तो मंदिर बना दिया उसी का। दुनिया वैक्सीन खोजे थी, बाद में तो रिपोर्ट आई उस वैक्सीन के बाद भी कितना क्या क्या हो रहा है, जवान लोग मारे जा रहे हैं देश में, इस पर चर्चा नहीं होगी। एक बाबा यात्रा निकाल रहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसी कोविड की आड़ में जब सब कुछ बंद था तो 3 कानून पास किए गए। पहला कृषि कानून, कृषि सुधार कानून, दूसरा मजदूरों का श्रमिक सुधार कानून, और तीसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। यानी कोविड के आड़ में संसद में चर्चा ही नहीं हुई इस पर। बताइए, इस देश को पता है कि आप जिनको चुन करके भेजते हैं उनके सामने संसद में रखा भी नहीं गया कि नई एजुकेशन पॉलिसी पर पहले डिबेट हो जाए, बिना डिबेट के पास कर दिया गया। और पहली बात, नागपुर के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया था कि वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, और मैं आज भी ये कहता हूं कि दुनिया में आरक्षण से बेहतर प्रणाली और कोई दूसरी नहीं, जिसने इतना कम वक्त में इतनी बड़ी आबादी की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। इसलिए हम आरक्षण को भीख नहीं मानते, हम आरक्षण को इस देश में समता और न्याय के लिए सबसे जरूरी मानते। और मंडल कमीशन ने एक वाक्य लिखा कि आरक्षण बीमारी की दवा नहीं है, दर्द की दवा है। उसके साथ और भी चीजें करनी थी ताकि जातिवाद की बीमारी ठीक हो जाए। तुमने आरक्षण तो लागू किया नहीं, अब आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान ही बदलना चाहते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आरक्षण शब्द ही नहीं है। पहली बात, आपके देश की जो पॉलिसी चल रही है उसमें रिजर्वेशन शब्द है ही नहीं। एनईपी में SEDG में रिजर्वेशन को क्लब कर दिया गया है। अब आरक्षण की बात ही नहीं होती, न नीति है और न इसकी कोई जिम्मेदारी राज्य पर है। जब बिक जाएगा सब कुछ तो क्लासरूम में कितने बच्चे SC ST OBC पढ़ रहे हैं इसका कोई डेटा ही नहीं होगा। विश्वविद्यालय में कितने प्रोफेसर SC ST OBC पढ़ा रहे हैं इसका कोई डेटा ही नहीं होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिजर्वेशन शब्द ही नहीं है। बधाई हो, संविधान 75 साल पूरा होने के पहले ही जो शिक्षा नीति बनी उससे आरक्षण को ही गायब कर दिया गया। फिर आप कहेंगे नहीं आरक्षण तो है साहब, जब तक वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट सुनिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 3 तरह की ग्रेडेड ऑटोनॉमी ले आ रही। ऑटोनॉमी का मतलब ये प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। ऑटोनॉमी पहले एजुकेशन सिस्टम में क्या थी? सिलेबस यूनिवर्सिटी खुद बना रखता, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा प्रोफेसर तय करेंगे, नेता नहीं तय करते थे। इसलिए वाइस चांसलर को, प्रिंसिपल को, गवर्निंग बॉडी को, सिलेक्शन कमेटी को, वहां के मैनेजमेंट को ये फुल ऑटोनॉमी थी कि आप बढ़िया सिलेबस बनाइए ताकि अगली आने वाली पीढ़ी दुनिया में नाम रोशन करे। इसे कहते हैं ऑटोनॉमी। तो यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया? ग्रेडेड ऑटोनॉमी दे दी। 3 कैटेगरी का वर्ण व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लागू की। वर्ण व्यवस्था सुनिए कैसे? ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C 3 तरह के इंस्टीट्यूट होंगे। अभी मैं विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूं। ग्रेड C के जो इंस्टीट्यूट होंगे वो कमतर दर्जे के होंगे, उसको फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट करेगी। पहले होता था UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सरकार ग्रांट देती थी। और जितने लोग यहां विद्वान बैठे हैं हम सब सस्ती शिक्षा से यहां पहुंचे हैं। मेरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 300 रुपए 1 साल की फीस थी, 500 रुपए में एडमिशन मेरा हो गया था। वही 500 रुपया अगर 5000 होता तो मैं पढ़ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाता। 300 रुपए फीस में मैंने पूरे साल पढ़ाई की। अगर वही फीस 300 रुपए महीने हो जाती तब भी मैं पढ़ाई छोड़ देता, क्योंकि मेरे खर्चे के लिए केवल 500 रुपए 1 महीने के मिलते थे। अगर मैं 300 फीस दे देता तो इलाहाबाद में रहता कैसे? गरीबों ने पढ़ाई इसलिए कर ली क्योंकि शिक्षा बहुत कम पैसे में मिलती थी।
क्योंकि बना था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या बनाया है? हेफा, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल, मतलब हेफा बना दिया, एजेंसी। अब हेफा का मतलब क्या है? डीयू, जेएनयू। मेरे प्रोफेसर की डायरी में मैंने बाकायदे ये बात लिखी है कि 5 साल पहले जब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो दिल्ली की सड़कों पर हमने इसके विरोध में कार्यक्रम किए थे और हमने पूरे देश को समझाने की कोशिश की कि भाई ये तुम्हारी शिक्षा को बेच रहे हैं, अब शिक्षा महंगी हो जाएगी, गरीबों के बच्चे शिक्षा से दूर हो जाएंगे। और अब वही पढ़िएगा प्रोफेसर की डायरी, हमने लिखा है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी यूजीसी के खिलाफ बनाई गई है। अब सरकार ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी। और लोन का मतलब क्या होता है? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया लोन दिया गया तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर साइन कराई गई है कि अगले 5 साल में वो लोन वापस गवर्नमेंट को देना होगा। विद्वान लोगों, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी। हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारे ही बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ठेला खींच रहे होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे, फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे, उनके पास शिक्षा नहीं पहुंची, उनके पास रोजगार नहीं पहुंचा, वो दिन भर काम करते हैं ताकि शाम को उनको 2 रोटी मिल सके। उनको ऊपर संविधान बचाने की जिम्मेदारी थी या हमारे लोगों पर थी? जरा सोच के बताना। जिसने संविधान का सबसे ज्यादा फायदा लिया था, हम नौकरी बचाने में लगे थे, तो संविधान कौन बचाएगा? क्योंकि ये बातें जो टेक्निकल हैं, इस कार्यक्रम के बाद अगर ये बात जन जन तक पहुंचानी है तो वो हम और आप ही पहुंचाएंगे। अब आप गांव के आदमी को कहेंगे कि हेफा बन गया, तो वो क्या कहेगा? कहा हेफा से पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा क्या? क्योंकि फलाने ने तो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, और ना आए तो जिस चौराहे पर बुलाना मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। काला धन आया, नोटबंदी हुई, काला धन आया। गांव का आदमी यही नहीं समझ पा रहा है क्योंकि उसको अभी शिक्षा नहीं मिली। लेकिन पढ़े लिखे लोगों, हमने ये नहीं समझा। मैंने प्रोफेसर की डायरी में लिखा है कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी बनने से यूनिवर्सिटी ने क्या किया? खर्चा घटाया और आमदनी बढ़ाएंगे। विश्वविद्यालय के पास खर्चा क्या होता है? टीचर की नौकरी। प्रोफेसर साहब 1.5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 3 लाख सैलरी। और जब लोन लेंगे तो सैलरी कम करनी होगी, तो सैलरी कम करनी होगी तो परमानेंट अपॉइंटमेंट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखे जाएंगे, आउटसोर्स किए जाएंगे, या ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो खर्चा घटेगा। और आमदनी बढ़ाने के लिए एक विश्वविद्यालय, एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए आमदनी का स्रोत क्या है? स्टूडेंट की फीस, विद्यार्थियों की फीस है। तो जो पढ़ाई 100 रुपए की होती थी वो पढ़ाई 1000 रुपए की होगी कि नहीं होगी? और मैं अभी आंकड़े से आपको बता रहा हूं कि हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी ने आपके देश के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। फीस महंगी हो गई और फैकल्टी कम हो गई। बताओ, सबसे पहले ही शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी, और वो हैं इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के SC, ST, OBC और महिलाएं। 1990 के बाद तो पहली बार यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना शुरू हुए थे, और जैसे ही हम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित होने लगा था। जब मंडल लागू हुआ तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो आंदोलन हुआ था, आरक्षण से यह पावन मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मैंने प्रोफेसर की डायरी में लिखा है, मंडल के विरोध में आंदोलन हुआ था। और अभी हमारे अगले सत्र में बोलेंगे, BP मंडल साहब के प्रपौत्र हैं सूरज मंडल जी। और तब उसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर हमने कहा था कि इसी मंडल की वजह से, संविधान की वजह से SC, ST, OBC पहली बार यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, तो उसको आपने रोहित वेमुला बना दिया। प्रोफेसर की डायरी मेरी किताब है, इसलिए मैं बार बार उसका रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि हमने भी बहुत जोखिम उठा करके ये लिखा है। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। उनके हाँ में हाँ मिला देता तो मैं भी आज प्रोफेसर होता, वाइस चांसलर हो जाता। लेकिन ये सम्मान कभी नहीं मिलता, क्योंकि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने का सलीका फूले अंबेडकर पेरियार से सीखा है। इसलिए वो बात कहने से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, नौकरी रहे या जाए। उन्हें लगा था कि वो चुप हो जाएगा, तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। भाई बोलना तो हमें पड़ेगा ना, हमने उस एजुकेशन सिस्टम का फायदा लिया था, और वो एजुकेशन सिस्टम ने, प्रोफेसर की डायरी में हमने लिखा, एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। आंकड़े बता रहा हूं, कोठारी आयोग बना था 1966 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था 2009 में,
और यह कहता था कि आखिरी व्यक्ति को शिक्षा, कलम और किताब देना राज्य की जिम्मेदारी थी। उसके बाद उन्होंने कहा डाइवर्सिटी कंट्रोल होगी, हाशिए पर पड़ा व्यक्ति जब स्कूल आएगा तब भारत की तकदीर बदलेगी। गांवों में स्कूल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के लोगों, विद्वान लोगों, पिछली बार इसी महाराष्ट्र में एक डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम था, वहां मुझे किसी ने बताया कि महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों में मिलाकर 50,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। Am I right और रॉन्ग? हो सकता है आंकड़े और ज्यादा हो गए हो। तो बधाई हो, उत्तर प्रदेश में बाद में हुआ है, महाराष्ट्र वालों आपके यहां पहले बंद हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो राम राज आ गया है। और वहां क्या हुआ है पता है? पिछले एक साल में गूगल करके पढ़ना, 26,000 स्कूल 2019 से 2023 तक बंद हो गए, सरकारी स्कूल जो सरकार चलाना था। और पिछले साल 27,000 नए स्कूलों को बंद करने के लिए लिस्टिंग हो गई थी कि जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को क्लोजर या मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद कर दिया जाएगा। एक समय देश में खराब लोगों की सरकार थी तो कहती थी कि हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए और वो पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए। जब कथित तौर पर नॉन बायोलॉजिकल लोगों की सरकार आ गई तो वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर गांव का स्कूल 50 बच्चों से कम का है तो बंद होगा और हर गांव में एक सरकारी कंपोजिट ठेका खुलेगा। ठेका मतलब अंग्रेजी शराब और देसी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी, आपके गांव के पास में मिलेगी, लेकिन अब स्कूल में शिक्षा आपके गांव के पास के स्कूल में नहीं मिलेगी। यह है नई शिक्षा नीति का आपके देश पर असर। यही समाज बनाना चाहते थे फूले और अंबेडकर। उत्तर प्रदेश में कंपोजिट ठेका की दुकान खुल गई और स्कूल बंद हो रहे हैं। पूरे देश का डेटा मैंने निकाला, 1,65,000 के आसपास सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। पता है क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लॉज था कि बच्चे कम होंगे तो स्कूल बंद होंगे, और स्कूल जब सरकारी स्कूल बंद होगा तो बगल में प्राइवेट स्कूल खुलेगा। हर गांव में सुबह 2 तरह के बच्चे गांव से बाहर निकलते हैं। एक वो बच्चे जो अच्छा ड्रेस पहनकर, अच्छी वैन आती है उनके घर पर और अच्छे माहौल में परिवार से निकलकर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, और उसी गांव से दूसरे बच्चे जो कंधे पर झोला लेकर के मेहनत करने, मजदूरी करने उसी गांव से बाहर निकलते हैं। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना था उसी उम्र में बच्चे काम पर जाते हैं। ये भारत की तस्वीर बनी है। इसके बाद आप कहते हो क्या विश्व गुरु बन जाओगे? ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ गए आपके एजुकेशन पॉलिसी के बाद। अच्छा, आप सोचिए कि स्कूल में अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो दोषी कौन है? बच्चे? ये दोषी तो सरकार है कि वहां तक वो सुविधा नहीं पहुंचाई जो बच्चे स्कूल जा पाए, और स्कूल नहीं जा पाए इसलिए उन बच्चों का पूरा ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ गया। दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब मैं कुछ 2-4 पॉइंट और करूं क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडी शुरू की गई है। देश के प्रधानमंत्री का भाषण भी मुझे याद है, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो लॉन्च कर रहे थे तो कह रहे थे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे डिग्री लेकर बेरोजगार न फैलें। हमारे बच्चे वाकई सारी ओरिजिनल डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं। इसका मतलब इतना तो जिले इलाही को पता है कि डिग्री लेकर के बेरोजगार बैठते हैं क्योंकि रोजगार का आपने सुविधा दी नहीं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लॉज क्या जोड़ा? स्कूलिंग में क्लॉज जोड़ा कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पर हम ट्रेडिशनल स्किल को अगली पीढ़ी तक हैंडओवर करेंगे। बहुजन समाज के लोगों, नागपुर से अच्छी जमीन इस बात को दोहराने की नहीं हो सकती। गौर से सुनना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब यह है कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा, लोहार का बेटा लोहार बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई बनेगा, धोबी का बेटा धोबी बनेगा, और तमाम ये किसान के बेटे किसान बनेंगे क्योंकि उन्हीं के पास ट्रेडिशनल स्किल है, और जो कुछ नहीं करता उसका बेटा हुक्मरान बनेगा। यही मनुस्मृति कहती थी और बाबा साहब का संविधान कहता था कि कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, किसान, मजदूर के बेटा बेटी भी डीएम, एसपी, प्रोफेसर और साइंटिस्ट बनकर के देश चला सकते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उनको वापस अपने पेशे में ढकेल रही है। इसलिए मैं पूरे
गुस्से के साथ ये बात को कह रहा हूं कि आपके बच्चों को वापस वहीं भेजने की कोशिश शुरू कर दी गई है जहां से वो निकलने के लिए कई पीढ़ियां खपा चुकी थी। और यह नई शिक्षा नहीं थी। पंचर बनाने वाले को बेटे को कहोगे कि उसको अच्छा पंचर जोड़ने आता है, तो तड़ी पार जो थे उनके बेटे को बैट बल्ला पकड़ने आता था। थोड़ा जोखिम तो उठा ही लूं, नौकरी छीन लिया और क्या छीनोगे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, ईडी सीबीआई भेज लो, कुछ मिलेगा ही नहीं, उधार और लोन पर रह रहा हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। हम तो कबीर को अपना नायक मानते हैं, इसलिए हम किसी से डरने वरने वाले नहीं। बताओ कि तुम्हारे बेटे में कौन से स्किल थे कि बीसीसीआई का चेयरमैन बना है और अब आईसीसी का चेयरमैन बना है, उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, और तुम इस देश के दलितों पिछड़ों के बच्चों को कह रहे हो कि हम स्कूल में भी एजुकेशन स्किल के नाम पर दे देंगे ताकि वो डीएम ना बन पाए, वो एसपी ना बन पाए, वो इंजीनियर ना बन पाए, डॉक्टर ना बन पाए। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वापस आपको पुश्तैनी पेशे में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल लर्निंग शुरू की जा रही है। डिजिटल लर्निंग का मतलब क्या है? आप मोबाइल से पढ़ लोगे और मोबाइल से पढ़ के हम आपको घर बैठे डिग्री देंगे। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर पास किया तो डिप्लोमा की डिग्री मिल गई, पढ़ाई छोड़ सकते हैं आप। सेकेंड ईयर पास किया तो दूसरी डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद थर्ड ईयर पास किया तो उसके बाद डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर पास किया तो उससे हायर डिग्री मिलेगी। ये किसके लिए आपने किया? कल्पना करके बताना कि इस देश का 90% भारत जो गरीब है उसके बच्चे जब एडमिशन लेंगे और घर में अगर कोई हालात खराब होंगे तो बताइए सबसे पहले वही गरीब कमजोर के बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? लड़कियों की जैसे ही उम्र बढ़ती है पुत्र सत्तात्मक समाज में सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगता है कि अब तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हारा ब्याह कर देते हैं, और ब्याह करने के बाद अगर घर वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ना, तो सबसे पहले पढ़ाई छोड़ेगा कौन? इसलिए ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट किसके लिए लाया गया है? और आज 5 साल बाद देश के प्रधानमंत्री बताएं कि इन 5 सालों में जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी है उसमें SC ST OBC कितने बच्चे हैं, देश ये जानना चाहता है, क्योंकि सच पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे फिर से शिक्षा से दूर होने लगे। इसलिए मैं बधाई देता हूं पूरे आयोजन समिति को, क्योंकि आपने बहुत शानदार विषय यहां पर चुना है। बाकी तो इस देश में बहुत भाषण हो रहे हैं, संविधान खतरे में है, और जितना ही खतरे में भाषण हो रहा है उतना ही और खतरा बढ़ता जा रहा है। पूरा वोट चुनाव लूट लिया बिहार का और हम चुपचाप बैठे देख रहे हैं। महाराष्ट्र वालों, ये काम आपके यहां पहले हो चुका था। आपका चुनाव कैसे परिणाम आया ये हमसे बेहतर आप जानते हो, और अगले 5 साल के लिए उन्हीं की हुकूमत यहां पर तैयार बैठी है। तो संविधान बचाएगा कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं एजुकेशन बचाना था, कलम और किताब को बचाना था। और ये कलम और किताब कैसे बताएंगे? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैं जल्दी जल्दी अब समेट रहा हूं। सिलेबस चेंज कर रहे हैं, और सिलेबस चेंज करते हुए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भारतीय परंपरा का बोध हम शिक्षा व्यवस्था में देंगे। भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, दर्शन परंपरा, और उस ज्ञान और दर्शन की परंपरा में वो क्या पढ़ा रहे हैं? वेद पढ़ाने चाहते हैं, वैदिक गणित पढ़ाना चाहते हैं, शंकराचार्य को पढ़ाना चाहते हैं, चार धर्म, क्या है वो, 4 तीर्थ, क्या कहते हैं उसे, 4 धाम। देखिए मैं थोड़ा उस वाले मामले में कम पढ़ा लिखा हूं, जो विद्वान है वो उससे आहत ना हो। हमने फूले अम्बेडकर पेरियार को ज्यादा पढ़ा, समय नहीं मिला कि ये वेद पुराण पढ़ पाते। बाकी पढ़ाई तो हमारे पुरखों ने कर ली है, हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। 4 धाम पढ़ाओगे? अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे गीता पढ़ा रहे हैं। साहब ये पहली बार हरियाणा में लागू हुआ था। हरियाणा के गवर्नमेंट ने तय किया था कि कंपलसरी पेपर होगा, और पिछली बार महाराष्ट्र आया तो उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को महाराष्ट्र में कंपलसरी पेपर बना दिया है। ग्रेजुएशन के सिलेबस में ज्योतिष विज्ञान पढ़ाएंगे। दुनिया में टेस्ला एक कंपनी है जो ऐसी गाड़ी बना रही है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप बिना ड्राइवर के चलेगा। चीन जो है डीप सीक का डेवलपमेंट कर रहा है, कोई चैट जीपीटी बना रहा है। जापान अपने हर क्लासरूम को डिजिटली साउंड कर रहा है, एआई से लेकर के नए नए टेक्नोलॉजी को वहां पर पढ़ाई में डीप सीक, एआई, चैट जीपीटी को पढ़ा रहा है, कंप्यूटर के नॉलेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और भारत में
नया गुरुकुल बनाने की तैयारी कर ली गई है। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज, 4 दिन पहले एक शंकराचार्य को बुलाया गया। सारे प्रोफेसर जमीन पर बैठे थे, ऊपर कुर्सी पर शंकराचार्य बैठ करके कह रहे थे भारत महान देश है और इस महान देश का सबसे महान ग्रंथ मनुस्मृति है। यह विश्वविद्यालय में हो रहा है। क्या यही बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के विश्वविद्यालय हैं? क्योंकि वाइस चांसलर बन रहा है आरएसएस की शाखा से। और यह बात नागपुर कहने में भी डर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो खुद कहते हैं, बड़े वाले पशु डॉक्टर थे लेकिन उनको Z+ सिक्योरिटी मिली है। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गया ना? तो वो कहते हैं कि 2000 साल तक हमारे लोगों ने SC ST OBC के साथ भेदभाव किया है, तो 200 साल तक तो रिजर्वेशन रहना चाहिए, कहा था ना। और इसके बाद उन्होंने वाइस चांसलर बनाए हैं तो आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग, प्रिंसिपल बनाए तो उन्हीं के, तो जिसको परमानेंट होगा वो भी शाखा जाएगा कि नहीं? मैं जब यहां आ रहा था तो हमारे दोस्त कह रहे थे किसी जगह पर शाखा लगती है, लगाओ शाखा, हमें दिक्कत नहीं, आपका तो पूरे देश दुनिया पर राज है भाई, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन विश्वविद्यालयों को तो रहने दिए होते। उसी जगह पर जब आप ज्ञान और दर्शन की शिक्षा देकर भारतीय परंपरा पढ़ा रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि उसी भारतीय ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध क्यों नहीं है, संत कबीर क्यों नहीं है, गुरु रविदास क्यों नहीं है, गुरु नानक क्यों नहीं है, चोखा मेला बसवन्ना नारायण गुरु से लेकर के पेरियार क्यों नहीं है, ज्योतिबा फूले क्यों नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं है? इनके बिना क्या भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी हो सकती है क्या? तो सिलेबस में वो क्यों नहीं है भाई? ये आपकी नई शिक्षा नीति में किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे पेपर दिखाया था पिछली बार। तो ज्योतिष शास्त्र क्या होगा? दुनिया में एजुकेशन पैटर्न कहीं और जा रहा है, और हमारे यहां टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा था, देखा आपने? हमारे यहां क्या हो रहा है? एक आदमी कहता है कथावाचक। देखिए धर्म के आड़ में क्या किया जा रहा है, और आस्थावान हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। एक आदमी कह रहा है, रील बनवाता है, वहां रहता है कहीं, वो कह रहा है कि भगवान की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती, देखा है आपने? वो कहा कि चूंकि भगवान की उम्र नहीं बढ़ती, तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी की तो होती थी, तो कहे वो भगवान थोड़ी है, और चुपचाप हिंदू सुन रहा है। वही कथावाचक कह रहा है कि पता है हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? क्योंकि जब एक चिड़िया का अंडा समुद्र में गिर गया, उसने जो है ब्रह्मा जी से या किसी से याचना की कि वो गिर गया है, किसी तरह समुद्र सुखा देते, तो अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया और समुद्र सूख गया। और जब यह बात अंग्रेजों को पता चली कि एक ही अगस्त ने सारा समुद्र पी लिया, तो अब तो 15 अगस्त हैं, भागो यहां से, और देश आजाद हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी रील पूरे इंटरनेट पर वायरल है। मुझे दोष मत देना, मेरे ऊपर मुकदमा मत करना, वैसे ही आधा दर्जन मुकदमा मेरे ऊपर है। ये लोग ये तो धर्म की बात कर रहे हैं, ये भारतीय परंपरा है क्या? एक आदमी है, बच्चा था, और बच्चा होकर के कह रहा है कि मैं डायरेक्ट हनुमान जी से और रावण से फोन पर बात करता हूं, हेलो हनुमान जी कैसे हैं आप? और वो पर्ची बना करके दुनिया में भाग्य बढ़ रहा है। और वो कहता है, नई शिक्षा नीति के पहले था साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, और जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे छोटे भाई जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा में निकला हुआ है, 4-5 दिन चला था, बीमार हो गया तो सड़क पर लेटा था, थर्मामीटर लगा था। अरे पर्ची बना लेते अपनी भी कि आज शाम को मैं बीमार होने वाला हूं, तो दोपहर में ही ठीक हो जाते। दिल्ली में आतंकी हमला हो गया, कोई पर्ची नहीं बनी। उस व्यक्ति ने एक रील में मैंने देखा, कहा कि देश के रक्षा मंत्री से मैं कहता हूं कि मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरा आप इस्तेमाल करिए, और देश की सुरक्षा के लिए जहां जरूरत होगी मैं जाऊंगा। अरे भाई तुम क्या सुरक्षा करोगे? अपना भाई छोटा वाला जेल गया था, छतरपुर के लोगों गूगल करके पढ़ना, अपने छोटे भाई को जेल जाने से जो ना बचा पाया, वो पूरे ब्रह्मांड की पर्ची बना रहा है। और वो कह रहा है कि देसी गाय के गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पियो, कैंसर ठीक हो जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A वो कहता है कि हमें देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है, और नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने की बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक भारतीय दर्शन को पढ़ाने की आड़ में एक धर्म की आरएसएस वाले विचार को आपकी शिक्षा में दे रही है। तो जब उससे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो वो फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ेंगे?
यानी उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली कि अब अगली पीढ़ी भी आपकी धार्मिक निकलेगी। यह शिक्षा व्यवस्था है सबके लिए। अगला पॉइंट, भाषाओं के लिहाज से मैं अभी और कोई बात नहीं कहूं, संस्कृत को जोर दिया गया है और जितने इनके नेता हैं सारे उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। मतलब सारे नेताओं के बच्चे वो ट्वीट करते हैं, भाई आज मेरी बेटी ने हार्वर्ड से अपना डिप्लोमा का नौकरी पास कर ली, 2 करोड़ प्रति वर्ष के पैकेज पर, अब उसे कैलिफोर्निया में नौकरी मिल गई है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारत में आएगा और कहेगा जागो जागो हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में है। तो जब धर्म खतरे में तो अपना बेटा बेटी को क्यों नहीं उसको बचाने के लिए ले आते? उनके बेटा बेटी विदेश में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और भारत में आकर के केवल मजहब के नाम पर लड़ाना। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज का फॉर्मूला ऐसा कर रहे हैं कि आप इस देश में चाहते हैं कि एक ही लैंग्वेज, तो आप पढ़ो ना भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजी भी पढ़ना, भारतीय भाषाओं को भी पढ़ो, आप मराठी भी पढ़ना, आप अंग्रेजी भी पढ़ो। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह क्लॉज बड़ा गड़बड़ देखा गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसका 5 साल में क्या उदाहरण देखने को मिला? और उदाहरण देखने को मिला कि डिजिटल डिवाइड हुआ है। डिजिटल डिवाइड इतना खतरनाक है कि विदर्भ के इलाके में जहां किसान आत्महत्या करता है, वहां कितना इंटरनेट चलता है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, और कितने बच्चे इंटरनेट से, यूट्यूब से डिग्री पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जब डिजिटल डिवाइड कह रहा है कि मोर देन 50% SC ST OBC के बच्चों को आज तक मोबाइल, इंटरनेट या अच्छा कनेक्शन नहीं मुहैया है, तो यह डिजिटल डिवाइड फिर से वापस वही भारत बना रही है कि नहीं, कि कुछ लोगों को शिक्षा मिलेगी और बाकी अपने आप शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं, EWS आरक्षण आ गया, हर जगह लागू हो गया। और मंडल कमीशन के बाद 54% रिजर्वेशन बढ़ा था, वो आज तक इंप्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, प्रोफेसर की डायरी पढ़ना। और एक बात याद रखना नागपुर के लोगों, अब मैं आखिरी में अपने भाषण को समेट रहा हूं, अखबार में ऐड आता है कि 1000 रुपए का पिज्जा सस्ता हो गया, भारी छूट। जो 1500 का पिज्जा था वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज वाला अब 1000 में मिलेगा। 5 आदमी पिज्जा खा सकते हैं और पेप्सी की बोतल मुफ्त में मिलेगी और आप गदगद होके चले जाते हैं। उसी देश में बहस होती है कि 500 रुपए की किताब बहुत महंगी है। 500 की किताब महंगी है और पिज्जा महंगा नहीं। वो पिज्जा जो रात में खाया तो सुबह कहीं नजर नहीं आता, वह पिज्जा जिसे 4-5 लोग ही खा सकते हैं, उससे ज्यादा उसका कोई फायदा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। उस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर 500 की किताब खरीद कर जाओगे तो 5000 लोग उसको पढ़ सकते हैं और पूरे जीवन उसके विचार हरे रह सकते हैं। इसलिए किताबों को खरीदना हम सबको सबसे पहले शुरू करना चाहिए। किताबें ही तो सवाल करना सिखाती हैं, किताबें ही तो सोचना सिखाती हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के उन लोगों में शुमार हैं जिनकी लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। एक बार एक पत्रकार आया और पत्रकार कई जगह ये किंवदंतियां चलती हैं, कई बड़े नेताओं के पास पहुंचा। रात शुरू हो चुकी थी, ढल चुकी थी, सारे लोग सो गए थे। तब उन्होंने कहा कि और कहीं नहीं तो अंबेडकर से मिल लेते हैं। और जब गए तो आधी रात को बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। और उसके बाद जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उस पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन वो अपने आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ पाएगा। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, 2 ही चीजें, एक तो संविधान, दूसरी शिक्षा। अगर ये 2 चीज हम बचा ले गए तो 25 साल बाद, 50 साल बाद की पीढ़ी जब हमें याद करेगी तो शर्मिंदा नहीं होगी। और अगर हम ये 2 चीजें नहीं बचा पाए तो वो पीढ़ी हमें माफ भी नहीं करेगी। मैं आखिर में ये बात कहते हुए विदा लेना चाहता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 20 साल में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, उन्हें बंद करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत केवल 15,000 सरकारी डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यानी 30,000 सरकारी डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे। कई लाख सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे ताकि अंबानी और अडानी का स्कूल और डिग्री कॉलेज खोल सकें। विश्वविद्यालयों में ज्ञान के अनुसंधान नहीं होंगे। तुम हवन करा रहे हो, तुम शाखा लगवा रहे हो,
तो एक विश्वविद्यालय में अगर हवन कर लिया, और गूगल करके जाके देखना, कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है कि तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नमाज कैसे पढ़ सकते हो, तुम हवन करा सकते हो, तुम एक धर्म का प्रचार कर सकते हो केवल इसलिए कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है। फिर यह संविधान का अपमान है। संविधान ने सबको बराबरी का सम्मान दिया था। विश्वविद्यालयों को कम्युनल कर दिया गया है, सांप्रदायिक कर दिया गया है। बच्चे बच्चे में हिंदू मुसलमान की नफरत भर दी गई है, जाति के नाम पर भेदभाव भर दिया गया। ये सारे कथावाचक जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में सड़क पर उतरे हुए हैं, एक भी व्यक्ति उनसे यह पूछता है कि हिंदू राष्ट्र तो संविधान के विरोध में कही गई बात है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान अंडर पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में साफ तौर पर लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, वो हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से मेल नहीं खाता। ये लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसलिए आज आप खुलेआम वो सब होने दे रहे हो। एक व्यक्ति कह रहा था कि पृथ्वी किसके अधीन है? देवता के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसलिए पृथ्वी पर देवता कौन हुआ? तो बाकी क्या हुए? ये वो लोग कथा कहते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। उनसे 3 सवाल पूछना नागपुर के लोगों। पहला, संविधान बड़ा कि मनुस्मृति? दूसरा, SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण सही है या गलत? तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर बड़े कि कोई और? आप जरा हाथ उठाकर बताना इन तीनों में उनका जवाब क्या है। क्या वो डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा मानते हैं? क्या वो संविधान को मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं? क्या वो आपके आरक्षण का समर्थन करते हैं? जब वो आपके सारे चीज के विरोध में है तो उनकी कथा सुनने कौन सबसे ज्यादा जाता है? भाई 90% आबादी जिसकी है वही भीड़ तो वहां भी है, क्योंकि हमारी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची। मैं बधाई देता हूं। और आज ये बात कहना होगा, सूरज कैसे पैदा हुआ, धरती कैसे पैदा हुई, चांद सितारे कैसे बने, इंसान कैसे बने, सबका जवाब जिसके पास था वो एक मोबाइल नहीं बना पा रहा है, वो पैरासीटामोल की दवाई नहीं बना पा रहा है। ये भारत सोने की चिड़िया था जब इसमें बुद्ध पैदा होते थे, कबीर पैदा होते थे, जब इसमें चारवाक लोकायत पैदा होते थे, आर्यभट्ट पैदा होते थे। लेकिन उसके बाद ज्योति बसु से आकर के कलाम पैदा हुए, लेकिन तुमने उन्हें महानायक बनाया क्या? क्यों इस भारत में कोई गैलीलियो, कोई आइंस्टीन और कोई न्यूटन फिर नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि फिर यहां पर्ची कौन बनाएगा? यहां आइंस्टीन, गैलीलियो पैदा होते अगर उनको नींबू, नारियल और हरी मिर्च से बचा लिया गया होता। आपने अंधश्रद्धा को पूरे देश में इंपोज कर दिया, तो वैज्ञानिक कहां से पैदा होंगे? फिर वही पैदा होंगे जो पैदा हो रहे हैं। बादल आता है तो रडार काम नहीं करता है, समझदार को इशारा काफी। और अब उन्हें नया भगवान बनाया जा रहा है। दुनिया भर में यही पढ़ाया जाता है ना कि H2O का मतलब पानी होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। लेकिन धरती कैसे पैदा हुई है ये हर जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है। हमें वैज्ञानिक चेतना का भारत बनाना है, हमें किसी से विरोध नहीं है। आप कह रहे हो कि गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है, हम कभी आपका विरोध नहीं कहेंगे। खूब गोबर खाइए, हम तो किसान परिवारों के लोग हैं, कम पड़े तो बताइएगा, सप्लाई किसान कर देंगे। गोबर खाने से आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन पूरे भारत के नौजवानों की पीढ़ी को अगर आप गोबर खिलाना चाहते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे कि गोबर खेत में डालो, उससे अनाज पैदा होता है, और उसी अनाज में गोबर के अनाज से हलवा बनने के लिए फसल पैदा होती है। और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो और अच्छा सोचो, ताकि इंसान और इंसान के बीच की नफरत खत्म हो, मोहब्बत बढ़े। तुम नफरत बढ़ाना चाहते हो, हम मोहब्बत की बात करने आए। और मोहब्बत बढ़ेगी तो केवल शिक्षा से। नागपुर के लोगों, अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा, जब आपके सामने स्टॉल लगी है, मेरी किताब पढ़ना मत पढ़ना, अपना प्रचार खुद ही क्यों करूं मैं। लेकिन जो भी किताब वहां पर होगी, महापुरुषों की जीवनी होगी, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें होंगी, महात्मा फूले की गुलामगिरी होगी। एक एक किताब खरीदिए, और अगर आपके घर में वो किताब है तब भी वो किताब खरीदिएगा। और जब भी किसी की शादी में जाएं, किसी के बर्थडे में जाएं, कहीं जाएं, तो उसको फूलों की माला या गुलदस्ता भेंट करने की बजाय कोई किताब भेंट करिए, और उसके बाद देखिए कि हमारी वैचारिक क्रांति आगे बढ़ती है या नहीं। इसलिए शिक्षा बचाना केवल भाषण से नहीं बचेगी। अपने यहां स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो एक पैरेलल पाठशाला, कोई फूले फिर पैदा होंगे क्या? कोई सावित्रीबाई फूले वापस अवतार लेंगी? हमारे यहां तो अवतार को लोग मानते नहीं। तो अंबेडकर तो चले गए अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके, फूले चले गए,
और हमें जो दे गए हम वही नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने संविधान तार तार हो गया। वोट चोरी करके आपके लोकतंत्र को लूट लिया गया, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास बाहर खड़े लोग हैं जो हिंसा पर आमादा हैं। किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, किसी को वो नरेंद्र दाभोलकर, किसी को पंसारे, किसी को कलबुर्गी बना सकते हैं। तो क्या डर जाओगे क्या आप? डॉक्टर अंबेडकर डर गए होते तो देश को हमें एक नायक मिल पाया होता क्या? वो कहते हैं कि डर जाएं हम और भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, इसलिए लड़ना पड़ेगा। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है उसको गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, और मैंने बहुत थोड़ा ही समझाया। और आखिर में जाके कह रहा हूं कि जिस देश में शिक्षा खत्म हो जाएगी उस देश से समझदारी खत्म हो जाएगी, और समझदारी खत्म हो जाएगी तो सवाल करने की ताकत खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, और अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम पैदा करना चाहते हैं तो फिर इस शिक्षा नीति के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उसको गांव गांव पहुंचाइए और समझाइए कि कैसे है। आपके विदर्भ के कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, उन स्कूलों पर पैरेलल पाठशाला शुरू कर दीजिए कि हम संविधान पाठशाला वहां चलाएंगे और SC ST OBC बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे, और हम सारे लोग अगला कार्यक्रम उस पाठशाला में करें जो गांव में स्कूल बंद हो गया था वहां खुला है, तब जाकर के क्रांति आएगी। केवल राजनीतिक दलों का इंतजार मत करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि स्कूल बंद कैसे होंगे, और उन लोगों से सजग रहिए जो यहां जय भीम बोलते हैं और वहां जाकर के उनकी सत्ता में नतमस्तक हुए हैं। दलित पैंथर से निकले हुए कुछ नेता वहां आज भी मिनिस्टर बने हुए हैं। समझदार को इशारा काफी है। और आज हमारे लोग उस तरह की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे हम इस तरह के सवाल करने से अपनी नस्लों को बचा पाएंगे। असद अकबराबादी का एक शेर है, ये दोहरे चरित्र वालों से पूछना जो इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा करते हैं। दो नावों पर पांव पसारे ऐसे कैसे, दो नावों पर पांव पसारे, मतलब अंबेडकर भी सही है और सावरकर भी सही है, दोनों तो नहीं चल सकता, दोनों विरोधी विचार। दो नावों पर पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। भाई विचार तो स्पष्ट होना चाहिए। सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, हंसकर बोले चांद सितारे ऐसे कैसे। और आखिर में अपने लिए भी आप भी ये बात कहिएगा कि मुझ जैसों को यहां पर देख के कहते हैं वो इतना आगे बिना सहारे ऐसे कैसे। हम बिना सहारे के यहां आए हैं, लेकिन हां हमारा कोई गॉड फादर नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने सदन में बोला था कि फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो आपको जीते जी स्वर्ग मिल जाता। हम कहते हैं कि स्वर्ग है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जिसने करोड़ों लोगों के लिए नरक से बदतर जो जीवन था उसे बेहतर करके जीते जी स्वर्ग बनाने का काम किया। इसलिए हम अंबेडकर को याद करने की बात करते हैं। और आज वहां पर एक व्यक्ति को बनाया जा रहा है कि वो भगवान है। अभी आखिर में एक बात कह के विदा लूंगा, वक्त पूरा हो गया है मेरा। एक बाबा ने कुछ दिन परसों कहा था, उसने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। फिर उसने क्या कहा, मोदी रक्षति रक्षितः। तो अब नए भगवान कौन हो गए? दक्षिण भारत में एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने गृह मंत्री को कहा वो शिव हो गए। मुझे एक सिनेमा याद आ गया, पता नहीं वो फिल्म कौन है, वो कौवा बिरयानी वाली, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। वो जब उसका कपड़ा उपड़ा सब उठा ले गए थे और छोटी गंगा बोल के उसको नाली में कुदा दिया था, तो एक जगह वो किडनी भी निकाल लिया उसकी। तो जब किडनी भी निकाल लिया तो वो एकदम पागल हो गया और एकदम सड़क पर चौराहे पर नाचने लगा। और फिर उसको किसी व्यक्ति ने एक सलवार पहना दी और उसके बाद वो गोबर फेंकने लगा। अगल बगल से जो लोग गुजरे वो कहे ये कौन है, तो उसने कहा ये नए बाबा हैं। तो कहा भगवान है, तो कहे क्या नाम है, कहे सलवारी बाबा। तो कहे गोबर क्यों फेंक रहे हैं, कहे गोबर नहीं प्रसाद है, जिसके ऊपर चला जाएगा उसका अगला जीवन धन्य हो जाएगा। पहले तो ऐसा सिनेमा बन पाता था। भाई देखो मेरे ऊपर मत कोई, आयोजकों के ऊपर मत कोई ऐसी बात करना, ये तो सिनेमा का रेफरेंस दे रहा हूं मैं। एक सिनेमा बना है कि अब तो सब भगवान भरोसे। और आखिर में चूंकि नई शिक्षा नीति पर बात थी इसलिए यह बात कह के खत्म कर रहा हूं। उस एक स्कूल में जाते हैं जब, तो छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं। तो जब एक इन्वेस्टिगेटर गया होता है, एजुकेटर, तो वो पूछता है कि बताओ आप में सबसे विद्वान बच्चा कौन सा है।
तो एक बच्चा कहता है कि ये मास्टर साहब कहते हैं ये सबसे पढ़ा लिखा विद्वान है, तो कहते हैं बताओ कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? तो जैसे ही वो कहता है कि जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तब तक बगल में एक बच्चा कहता है ये झूठ बोल रहा है मास्टर साहब। तो कहा क्यों? तो कहा कि जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो वो उसके चारों तरफ कैसे घूमेगी? तो उसने कहा कि ये तुमने कहां पढ़ा? तो कहा हमारे यहाँ एक कथा कहने आते हैं वो यही कहते हैं। तो कहा ये मास्टर बोला तुम चुप रहो, तुम हमारी बेइज्जती कराओगे। तो उसने कहा तुम बताओ बेटा कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है? तो उसने कहा कि जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तब ये लगता है। वो बच्चा कहा कि ये गलत बोल रहा है। घर लौटता है, अपनी मां से कहता है कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये मास्टर पागल हो गया, ये कह रहा है कि पृथ्वी घूम रही है हवा में। फिर चप्पल फेंकता है और देखता है, कहता है चप्पल तो हवा में रुका नहीं, ये पृथ्वी कैसे रुकेगी? तो उसकी मां बोलती है देखो इतना तो हम पढ़े लिखे हैं नहीं। तो उसने कहा कि ये जो हमारे यहाँ कथा कहने आते हैं ये तो कहते हैं कि टिकी हुई है, और टिकी हुई है तो घूमेगी कैसे? फिर बाद में उस बच्चे को एहसास होता है कि वो मास्टर सही है और जो गांव में कथा कह करके मोटरी कटरी ले करके गया वो सही नहीं था। इसीलिए हमारे पुरखे ने कहा हम भी पाहन पूजते होते रन के रोज, सतगुरु की कृपा भई डारा सिरते बोझ। कबीर को मैं याद करता हूं, लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुंहछार। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, और जिंदा नाग जब घर में निकला ले लाठी दौड़ाया। जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवावे, और मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनावे। इसीलिए कहा उन्होंने कि कबीर कुआं एक है पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। मैं फिर से पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूं। वक्त काफी हो गया, लेकिन याद रखना 25-50 साल बाद आने वाली पीढ़ी इस वर्तमान को पढ़ेगी कि जब संविधान बदलने के लिए लोग नारे लगा रहे थे, हुकूमत लूटी जा रही थी, अंधविश्वास फैलाया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे? मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि जब शिक्षा बर्बाद हो रही थी तो कोई प्रोफेसर था जो अपनी नौकरी कुर्बान करके भी आने वाली पीढ़ियों को बता गया कि बचा सकते हो तो अपनी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को बचा लेना, अगर नहीं बचा पाओगे तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मैं यहां पर ऐलान करता हूं कि लहू के आखिरी कतरे तक भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर के एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष भारत के गणराज्य को बचाने और बनाए रखने के लिए अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी एक किताब प्रोफेसर की डायरी आई है, और आप भी सारी किताबें यहां से ले जाना, गांव-गांव कलम और किताब को पहुंचाना। कलम और किताब बचेगा तो आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद।